डिप्लॉय मतलब टू, हैप्लॉइड मतलब सिंगल। जब किसी भी सेल में बेटा क्रोमोसोम की दो कॉपीज होती है तो उसको हम बोलते हैं डिप्लॉइड, और अगर सिंगल कॉपी होती है तो हम बोलते हैं हैप्लॉइड। मतलब मान लेते हैं कि एक क्या है, एक सेल है, एक सेल के अंदर क्या है भाई, एक क्रोमोसोम है, ठीक है। अब उस क्रोमोसोम की एक और कॉपी प्रेजेंट है तो डिप्लॉइड, अगर एक सिंगल कॉपी प्रेजेंट है तो हैप्लॉइड। समझ रहे हो, ठीक है जी। अब व्हाट इज दिस एलील? अब ये एलील क्या होता है? एलील क्या होता है बेटा? अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन। अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन को हम बोलते हैं एलील। अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन इज नोन एज एलील। अभी मैंने कहा कि सेल, हमारे सेल्स कैसे होते हैं बेटा? हमारे सेल्स होते हैं डिप्लॉइड सेल्स। हमारे सेल्स क्या होते हैं? डिप्लॉइड सेल्स। इसका मतलब ये कि हमारे सेल के अंदर हर क्रोमोसोम की दो कॉपीज होती हैं। इसका मतलब ये देखो बेटा, बना के दिखा देते हैं, हमने क्लास में भी डिस्कस किया है। देखिए ये क्या है, हमारा एक सेल है, ठीक है, हमारा एक सेल है। ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, ये क्रोमोसोम नंबर 2 है, ये क्रोमोसोम नंबर 2 है, ये क्रोमोसोम नंबर 3 है, ये क्रोमोसोम नंबर 3 है। तो यहां पे देखो बेटा 1 1 2 2 3 3, ये क्या है बेटा? इस कंडीशन को मैं बोलूंगी डिप्लॉइड कंडीशन। ये कैसी कंडीशन है? ये डिप्लॉइड कंडीशन है। अगर मैं हैप्लॉइड कंडीशन की बात करूं तो मतलब यहां पे क्या होता है, हर क्रोमोसोम की सिर्फ एक ही कॉपी प्रेजेंट है। यहां पे क्या होता है, यहां पे हर क्रोमोसोम की सिर्फ एक ही कॉपी प्रेजेंट होती है। अ सिंगल कॉपी इज प्रेजेंट, 1 2 3 सिंगल कॉपीज प्रेजेंट। तो अब यहाँ पे क्यों बनाया? यहाँ पे इसलिए बनाया ये समझाने के लिए, देखो बेटा ये दोनों सेम क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम 1 क्रोमोसोम 1 सेम है, बट एक ही क्रोमोसोम की क्या है, दो कॉपीज प्रेजेंट होती हैं। अब ये दो कॉपीज क्यों प्रेजेंट है? क्योंकि भाई हमारे सेल के अंदर जो डीएनए है बेटा, आधा डीएनए हमको कहां से मिला है? अपनी मदर से मिला है, और आधा डीएनए अपने फादर से मिला है, इसलिए ये दो कॉपीज है। इसका मतलब ये है कि हमको ये वाला एक क्रोमोसोम, ये वाला एक क्रोमोसोम मदर से मिला है और ये वाला एक क्रोमोसोम फादर से मिला है। हमको अपना, ध्यान से सुनेंगे बेटा, हमको अपना ये वाला 1 क्रोमोसोम कहां से मिला है? मदर से मिला है, और हमको ये वाला अपना एक क्रोमोसोम कहां से मिला है? फादर से मिला है। वैसे बेटा अगर मैं क्रोमोसोम नंबर 2 की बात करूं तो हमको अपना भाई ये वाला एक क्रोमोसोम मदर से मिला है और ये वाला फादर से मिला है, एक मदर से एक फादर से। इसलिए हर क्रोमोसोम की क्या है हमारी बॉडी में, हमारे सेल में क्या होती है, दो दो कॉपीज होती है। इसका मतलब ये हो गया ना कि भाई ये इस वाले क्रोमोसोम में मदर का डीएनए वाली इंफॉर्मेशन है, कि मदर के डीएनए में जो इंफॉर्मेशन थी, और इस वाले क्रोमोसोम में जो डीएनए है उसमें फादर की इंफॉर्मेशन, यानी कि हमारे अंदर मदर एंड फादर की दोनों की इंफॉर्मेशन होती है। हो सकता है कि दोनों में अलग-अलग इंफॉर्मेशन हो सकता है मदर की आई का कलर ब्राउन हो, फादर की आई का कलर क्या हो, ब्लैक हो सकता है भाई मदर के डीएनए ये बोलता हो कि नहीं भाई आई का कलर तो ग्रीन होगा, हो सकता है फादर की आई का कलर ये बोलता हो कि नहीं भाई आई का कलर तो ब्लैक होगा। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे अंदर एक ही कैरेक्टर की क्या हो सकती है, अलग-अलग इंफॉर्मेशन हो सकती है। हमारे सेल के अंदर बेटा जो डीएनए है, उस डीएनए की दो फॉर्म्स प्रेजेंट हैं, एंड हो सकता है वो दोनों फॉर्म्स क्या हो, अलग-अलग हो सकता है वो सेम हो। अब इन अलग-अलग फॉर्म्स को हम क्या बोलते हैं? अलील्स बोलते हैं। एंड ये जो अलील होते हैं बेटा, इसमें से क्या होते हैं? इसमें से अलील्स या तो डोमिनेंट होते हैं या रिसेसिव होते हैं। डोमिनेंट अलील्स वो अलील्स होते हैं जो क्या करते हैं बेटा, खुद को एक्सप्रेस कर पाते हैं, एंड रिसेसिव अलील्स वो होते हैं जो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो कहने का मतलब ये है कि अगर डोमिनेंट और रिसेसिव की रेस लगवाए तो हमेशा डोमिनेंट जीत जाता है, ये स्ट्रांग कैरेक्टर होता है, ठीक है। चलिए जी, होमोजाइगस हेटेरोजाइगस का क्या मतलब है? देखो बेटा जब हमारे पास सेम टाइप के अलील्स एक साथ प्रेजेंट हो तो हम बोल देते हैं होमोजाइगस कंडीशन या प्योर कंडीशन। एंड जब अलग अलग अलील्स क्या हो, प्रेजेंट हो एक साथ, तो उसको हम बोल देते हैं हेटेरोजाइगस कंडीशन या फिर हाइब्रिड कंडीशन। जैसे कि हम इसको यहाँ पे समझ सकते हैं, देखते हैं बेटा। मान लेते हैं क्या है, मान लेते हैं एक कैरेक्टर है, मान लेते हैं बेटा क्या है, कैरेक्टर है जिसको हम बोलते हैं हाइट ऑफ द प्लांट। मान लेते हैं क्या है, मान लेते हैं कैरेक्टर है प्लांट की हाइट ऑफ द प्लांट। ये क्या है? ये कैरेक्टर है कि भाई प्लांट की हाइट कैसी होगी, ये क्या है, ये कैरेक्टर है। अब ये कैरेक्टर किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा? ये कैरेक्टर डिपेंड करेगा कि भाई डीएनए की इंफॉर्मेशन क्या कहती है। डीएनए की इंफॉर्मेशन जो भी कहेगी उसी के ऊपर डिपेंड करेगा, उसी की बात मानेगा। अब डीएनए की इंफॉर्मेशन क्या है? डीएनए की इंफॉर्मेशन जीन्स के अंदर प्रेजेंट है। अब जीन का कौन सा फॉर्म प्रेजेंट है, ठीक है, जीन का कौन सा फॉर्म प्रेजेंट है। अब आप मुझे आंसर करोगे बेटा, बिल्कुल साथ साथ आंसर करोगे बेटा। जो हमारा कैपिटल टी वाला जीन है वो ये कहता है कि भाई प्लांट की हाइट कैसी होगी, वो कहता है कि देखो भाई प्लांट की हाइट टॉल होगी। और जो स्मॉल टी वाला अलील है वो ये कहता है कि नहीं भाई प्लांट की हाइट तो ड्वार्फ होनी चाहिए, छोटा होना चाहिए। ये बात समझ आ गई। अब एक और बात याद रखेंगे बेटा, जब भी हम बात करते हैं अलील्स की तो मैंने कहा दो तरीके के अलील्स होते हैं, एक होता है डोमिनेंट अलील और एक होता है रिसेसिव अलील। डोमिनेंट अलील को हमेशा हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल लेटर से। तो अगर यहाँ पे मैंने कैपिटल टी लिखा है, इसका मतलब यह है कि कैपिटल टी स्ट्रांग है, कैपिटल टी हमेशा स्मॉल टी से क्या होगा, जीतेगा। और अगर मैंने किसी भी कैरेक्टर को स्मॉल से लिखा है, दैट मींस कि क्या है, वो रिसेसिव है, वो डोमिनेंट वाले अलील की प्रेजेंस में हमेशा हार जाएगा। चलो अब तुम थोड़ा सा दिमाग लगा के यहाँ पे आंसर करना। एक क्या है मेरे पास यहाँ पे कंडीशन है, यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे कैपिटल टी, इस वाले क्रोमोसोम में इंफॉर्मेशन जो है वो कहती है कि प्लांट टॉल होना चाहिए। यहाँ पे कैपिटल टी वाला अलील है, इस वाले क्रोमोसोम में भी जो इंफॉर्मेशन है वो ये कहती है कि कैपिटल टी होना चाहिए। मांगे दो क्यों है भाई? दो इसलिए है ना क्योंकि हमारे सेल्स डिप्लॉइड होते हैं, हमारे सेल्स प्लांट के सेल्स डिप्लॉइड होते हैं। हमारे पास हर क्रोमोसोम की दो कॉपीज होती है। दोनों कॉपीज में से अगर हम बात करें तो एक कॉपी मदर से आती है, एक कॉपी फादर से आती है। तो भाई यहाँ पे एक क्रोमोसोम मदर से आया, एक क्रोमोसोम फादर से आया। क्रोमोसोम फ्रॉम द फादर कहता है कि प्लांट टॉल होगा, क्रोमोसोम जो मदर से आया वो कहता है कि भाई हाइट जो होगी वो टॉल होगी। तो आप मुझे बताओ, दोनों कह रहे हैं कि टॉल होना चाहिए, दोनों कह रहे हैं कि टॉल होना चाहिए। पहले बताओ ये कंडीशन कैसी है? होमो, दोनों सिमिलर है, दोनों क्या है यहाँ पे, दोनों बिल्कुल सिमिलर दिखाई दे रहे हैं बेटा। कैपिटल टी यहाँ पे कंडीशन क्या है, सिमिलर है। तो मैं क्या बोलूंगी इसको, मैं बोलूंगी कि कंडीशन क्या है, मैं बोलूंगी भाई ये तो होमोजाइगस कंडीशन है। ये तो क्या है, ये तो होमोजाइगस कंडीशन है। एंड ये भी कह रहा है टॉल होना चाहिए, ये भी कह रहा है टॉल होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे कंडीशन ये है। तो प्लांट यहाँ पे क्या होगा, प्लांट टॉल होगा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, ठीक है जी। नेक्स्ट एक और केस देख लेते हैं, केस 2 कह रहा है कि देखो भाई प्लांट के अंदर हाइट टी, स्मॉल टी छोटा होना चाहिए, स्मॉल टी मतलब ड्वार्फ हाइट, शॉर्ट हाइट होनी चाहिए। यहाँ पे भी कह रहा है देखो भाई प्लांट की हाइट छोटी होनी चाहिए, स्मॉल टी होना चाहिए। तो यहाँ पे पहले मुझको ये बताओ कि दोनों सेम है ना, स्मॉल। तो बेटा ये भी कह रहा है ड्वार्फ होना चाहिए, ये भी कह रहा है ड्वार्फ होना चाहिए, सेम बात बोल रहे हैं दोनों, सेम है बिल्कुल। यहाँ पे कंडीशन अलील्स का जो अरेंजमेंट है वो क्या है, बिल्कुल सेम टाइप का अरेंजमेंट है। तो यहाँ पे ये हो गया होमोजाइगस में बेटा ये भी स्मॉल टी है, ये भी स्मॉल टी है। सो दिस मींस कि यहाँ पे कैसा होगा प्लांट, ये प्लांट होगा ड्वार्फ। भाई दोनों ही कह रहे हैं कि ड्वार्फ होना चाहिए, ठीक है जी। अब यहाँ पे होगा दंगल, ये कह रहा है कि देखो भाई प्लांट कैसा होना चाहिए, ये कह रहा है कि देखो भाई प्लांट होगा, ये कह रहा है कि प्लांट होगा
कैपिटल टी टॉल, और ये कह रहा है कि प्लांट होगा ड्वार्फ, ये कह रहा है कि प्लांट होगा ड्वार्फ। अब आप थोड़ा सोच के बताओ बेटा, यहाँ पे ये दोनों अलग अलग हैं, एंड क्योंकि यहाँ पे ये दोनों अलग अलग हैं तो इसको हम बोलेंगे हेट्रोजाइगस, इसको हम बोलेंगे हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस कंडीशन है बेटा, एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है, एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है। तो मैंने बताया था बेटा कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, डोमिनेंट एंड रिसेसिव की रेस में हमेशा कौन जीतेगा? डोमिनेंट। डोमिनेंट कौन है? कैपिटल टी। कैपिटल टी की बात मानी जाएगी। कैपिटल टी कह रहा है कि भाई प्लांट की हाइट तो टॉल होनी चाहिए, तो प्लांट यहाँ पे टॉल हो जाएगा। अब आपको लग रहा होगा मैम ये आप अपनी मर्जी से बता रहे हो, कुछ भी नहीं बेटा, मैं अपनी मर्जी से नहीं बता रही, ये बहुत सारी स्टडीज के बाद, एक्सपेरिमेंट्स के बाद प्रूफ किया गया था, और ये प्रूफ किया था एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम है मेंडल। मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। जो जेनेटिक्स हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं बेटा, इसको स्पेसिफिकली मेंडेलियन जेनेटिक्स भी कहा जाता है, बिकॉज़ ये सारा का सारा काम जो किया था, ये सारा का सारा काम क्रॉस करना और ये सारी चीजें बताना कि देखो भाई एक ड्वार्फ होता है, एक डोमिनेंट होता है, एक रिसेसिव होता है, ये सारी की सारी बातें जो थी एक्सपेरिमेंटली प्रूव करी थी मेंडल ने। मेंडल ने काम किया था किसके ऊपर? पी प्लांट के ऊपर। पी प्लांट को पाइसम सेटाइवम भी बोलते हैं, एंड उनके ऊपर काम किया जब उन्होंने, तो उन्होंने कुछ अपने लॉज ऑफ इनहेरिटेंस दिए थे। उसके अलावा बहुत लोगों ने सोचा कि भाई उन्होंने मटर, ये कौन सी मटर है? ये वही मटर पनीर वाली मटर है ना, पी, उसके प्लांट के ऊपर उन्होंने काम किया। बट लोगों ने सोचा भाई पी प्लांट के ऊपर ही काम क्यों किया, कोई और प्लांट क्यों नहीं लिया? तो कोई और प्लांट इसलिए नहीं लिया क्योंकि जो पी प्लांट होता है उसका फायदा यह है कि उसकी जो लाइफ साइकिल है वो शॉर्ट होती है, छोटी लाइफ साइकिल है, जल्दी अपनी साइकिल कंप्लीट कर लेता है। एनुअल प्लांट है, ठीक है, यानी कि एक टाइम पीरियड में हम एक साल में ही क्या कर सकते हैं, बहुत सारी जनरेशंस को कम टाइम में हम स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। एंड क्योंकि इसके फ्लावर्स बाइसेक्सुअल होते हैं, तो यहाँ पे हम क्रॉस एंड सेल्फ फर्टिलाइजेशन दोनों कर सकते हैं, तो हम अलग अलग तरीके की रिप्रोडक्शन करा के अलग अलग केसेस को हम स्टडी कर सकते हैं। उसने क्या किया था? 7 कैरेक्टर्स को स्टडी किया था। अभी बात करते हैं बेटा कौन से कैरेक्टर्स थे वो, एंड ये एक बारी में बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स बना सकता है, इसलिए उसने पी प्लांट को चूज किया। इंपॉर्टेंट है बेटा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पूछ लिया जाता है कई बार। कौन से 7 कैरेक्टर्स उसने स्टडी किए? उसने स्टडी किया सीड का शेप, उसने स्टडी किया सीड का कलर, पॉड शेप, पॉड कलर, फ्लावर लोकेशन, प्लांट का साइज बल्कि हमें लिखना चाहिए यहाँ पे प्लांट का हाइट, ठीक है। अब उसने बताया कि देखो भाई, उसने बताया कि हमारा जो, हाँ जी, हमारा जो राउंड शेप है, रिंकल शेप है, येलो शेप है, ग्रीन, सॉरी येलो कलर है, ग्रीन कलर है, इन्फ्लेटेड शेप है, कंस्ट्रिक्टेड शेप है, पॉड का कलर ग्रीन भी हो सकता है, पॉड का कलर येलो भी हो सकता है, पर्पल कलर भी हो सकता है, व्हाइट कलर भी हो सकता है, फ्लावर की लोकेशन एक्सियल भी हो सकती है एंड टर्मिनल भी हो सकती है। एक्सियल एंड टर्मिनल। एंड उसके अलावा जो हमारा डोमिनेंट कैरेक्टर है बेटा, कौन सा डोमिनेंट कैरेक्टर होता है प्लांट की हाइट में? डोमिनेंट कैरेक्टर कौन सा होता है? टॉलनेस या ड्वार्फनेस? टॉलनेस, टॉल, राइट। ये क्या हो गया? हमारे वो 7 कैरेक्टर्स हो गए जो हमारे मेंडल ने स्टडी किए थे। अब इनको स्टडी किया उसने विद द हेल्प ऑफ 2 टाइप्स ऑफ क्रॉस, एक था हमारा मोनो हाइब्रिड क्रॉस और एक था हमारा डाई हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में उसने क्या किया? 2 प्लांट्स लिए, दोनों प्लांट्स को क्या किया? दोनों प्लांट्स के सिर्फ एक ही कैरेक्टर को एक बार में स्टडी किया। उसने कहा कि मुझे फर्क नहीं पड़ता इन दोनों प्लांट्स के पास कौन से फ्लावर है, कौन से सीड्स है, क्या है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं अभी सिर्फ इनके एक ही कैरेक्टर के ऊपर फोकस करूंगा। अगर मैं इस टाइम इनके फ्लावर कलर की बात कर रहा हूं तो सिर्फ फ्लावर कलर की बात करूंगा, फिर मेरे को फर्क नहीं पड़ता इनकी हाइट क्या है, इनकी सीड की शेप क्या है। अगर मैं इस टाइम इनके हाइट की बात कर रहा हूं तो सिर्फ हाइट की बात करूंगा, फिर फ्लावर की बात नहीं करूंगा, राइट। चलिए, तो एक टाइप के कैरेक्टर के ऊपर जब हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो बेटा जब हम कोई भी क्रॉस बनाते हैं तो सबसे पहले पेरेंट्स को लेते हैं, है ना, पेरेंट्स को लेते हैं। तो पेरेंट्स जो होंगे बेटा, हमने यहाँ पे 2 पेरेंट लिए, एक पेरेंट क्या है? कैपिटल टी बेटा, कैपिटल टी वाला पेरेंट टॉल हो जाएगा, स्मॉल टी बेटा, दोनों स्मॉल टी है, स्मॉल टी वाला पेरेंट क्या होगा? ड्वार्फ हो जाएगा। वो देखना चाहता था कि भाई ये जो मुझे प्लांट टॉल दिख रहा है और ये जो मुझे प्लांट ड्वार्फ दिख रहा है, अगर मैं दोनों को क्रॉस करा दूं तो जो इनका प्लांट बनेगा, इन दोनों का बेबी प्लांट जो बनेगा वो कैसा होगा, ठीक है, वो कैसा होगा। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि टॉल और ड्वार्फ को जब क्रॉस कराएंगे तो मीडियम साइज का प्लांट बनेगा, बट ऐसा नहीं हुआ। ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि देखो बेटा, जब कैपिटल टी वाले स्मॉल टी वाले के साथ हमने क्या कराया, इसको क्रॉस कराया, तो यहाँ पे कंडीशन आई कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। क्या कंडीशन आई? यहाँ पे कंडीशन आई कैपिटल टी एंड स्मॉल टी वाली। अब बेटा देखो, कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे डोमिनेंट अलील की वजह से ये जो प्लांट हो जाएगा, ये कैसा हो जाएगा? ये प्लांट हो जाएगा हमारा, ये प्लांट हमारा क्या हो जाएगा? टॉल। और ये हेट्रोजाइगस टॉल है। ये क्या है? हेट्रोजाइगस टॉल है। मतलब टॉल तो देखो टॉल तो मैं इसको भी बोलूंगी, टॉल में इसको भी बोलूंगी, ये हेट्रोजाइगस वाला टॉल है और ये होमोजाइगस वाला टॉल है। तो यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट जनरेशन आई बेटा, उसमें ये क्या था? हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट्स आ गए। अब इन हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट्स की जब हमने सेल्फिंग कराई, मतलब कैपिटल टी को दोबारा कैपिटल टी वाले प्लांट से क्रॉस कराया, तो हमको ये पनेट स्क्वायर देखने को मिला। कैपिटल टी का कॉम्बिनेशन हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी का कॉम्बिनेशन हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी का कॉम्बिनेशन कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया। ये क्या है मैम? व्हाट इज दिस? अब तुम मुझको ये बताओ बेटा, यहाँ पे तुमको टॉल प्लांट कौन सा मिलेगा? ये मिलेगा, ये टॉल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रेशियो क्या होगा? यहाँ पे रेशियो होगा 3:1 का। यहाँ पे जो रेशियो होगा वो क्या रेशियो होगा? रेशियो विल बी ऑफ 3:1। 3:1। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यहाँ पे है कि भाई 3 प्लांट यहाँ पे टॉल बनेंगे और एक प्लांट यहाँ पे क्या बनेगा? ड्वार्फ बनेगा। और ये मैं बाहर से देख के बता सकती हूँ ना, ये फिनोटाइप रेशियो कहलाएगा। जिन कैरेक्टर को तुम बाहर से देख के पहचान के बता सकते हो कि भाई ये ऐसा है, देखो बाहर से, है ना, तो वो होता है उसका फिनोटाइप। बट अब हमें तो नहीं पता ना बेटा कि 3 टॉल में से कितने कैपिटल टी वाले हैं, कितने स्मॉल टी वाले हैं, तो इनको हम जीनोटाइप रेशियो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर जो जीनोटाइप रेशियो होता है वो होता है 1:2:1, यानी कि इसमें एक प्लांट कैपिटल टी वाला है, 2 प्लांट कैपिटल टी स्मॉल टी वाले हैं और एक प्लांट स्मॉल टी वाला है। देखो बेटा, यहाँ पे 1 2 3 4 है। 4 में से बेटा देखो 2 क्या है यहाँ पे? कैपिटल टी स्मॉल टी वाले, ठीक है, 2 हो गए कैपिटल टी स्मॉल टी वाले, एक यहाँ पे हो गया डबल कैपिटल टी, एक हो गया डबल स्मॉल टी। तो ये इसका जीनोटाइप रेशियो हो गया। ऐसे ही मेंडल ने क्या किया था? डाई हाइब्रिड क्रॉस किया था। डाई हाइब्रिड क्रॉस में उसने क्या किया? जो भी उसने प्लांट चूज करे उनके 2 कैरेक्टर्स को एक साथ स्टडी करा, 2 कैरेक्टर्स को एक साथ स्टडी किया एंड उनको जब स्टडी किया तो उसने क्या किया? डाई हाइब्रिड क्रॉस किया। अब बेटा ये डाई हाइब्रिड क्रॉस को जब हम देखते हैं तो सबसे पहले पेरेंट्स की बात करेंगे। उसने जो पेरेंट्स चूज किए वो कैसे थे? येलो राउंड पी प्लांट, मतलब एक ऐसा प्लांट लिया जिसके सीड्स कैसे थे? येलो कलर के थे और सीड्स की शेप क्या थी? राउंड शेप थी। फिर उसने दूसरा प्लांट लिया जिसका सीड का कलर था ग्रीन और सीड की शेप थी रिंकल्ड। अब उसने इन दोनों अलग अलग तरीके के प्लांट्स को क्या किया? उसने क्रॉस किया एंड जो उसको प्लांट मिला वो कैसा प्लांट था? वो प्लांट था येलो राउंड। वो कैसा प्लांट था? वो प्लांट था येलो राउंड, यानी कि वो जो प्लांट उनको मिला उस प्लांट के अंदर जो सीड्स थे वो येलो कलर के थे और उनकी शेप राउंड थी। यानी कि अगेन यहाँ पे उसको वही देखने को मिला कि इन दोनों का कुछ मिक्स नहीं बना। जो भी फर्स्ट जनरेशन बनी थी वो कंप्लीटली कैसी थी? अपने एक पेरेंट जैसी थी। जैसे कि यहाँ पे भी हुआ, आपने देखा बेटा, जो F1 जनरेशन बनी वो दोनों का मिक्सचर नहीं था। वो क्या था? देखने में क्या था? अपने एक पेरेंट के जैसा था, अपने एक पेरेंट के जैसा था, टॉल था। उसने क्या एक्सपेक्ट किया था? पहले उसने सोचा था कि टॉल और ड्वार्फ को मैं फ्यूज कराऊंगा तो मुझको मीडियम मिलेगा, दोनों का मिक्स। ऐसा नहीं हुआ, ये टॉल हुआ जो कि अपने पेरेंट जैसा था। बिल्कुल यहाँ पे भी हुआ, बिल्कुल सेम यहाँ पे हुआ। यहाँ पे भी कुछ मिक्स नहीं देखने को मिला, यहाँ पे कुछ मिक्स नहीं देखने
पे क्या हो गया, बिल्कुल अपने एक पेरेंट जैसा हो गया। तो इसने और फर्दर क्या किया, इसको आगे एक्सटेंड किया। उसने अब ऐसे वाले येलो राउंड प्लांट्स को दोबारा येलो राउंड प्लांट्स के साथ क्या कराया, उसने फ्यूज कराया। बट फिर उसमें यहाँ पे अलग अलग कैरेक्टर्स देखने को मिले। अलग अलग कैरेक्टर्स देखने को क्या मिले बेटा, अलग अलग कैरेक्टर्स उसको देखने को मिले कि भाई ऐसे प्लांट्स तो मिले ही, बट उसके अलावा कुछ बीज की वैरायटीज भी देखने को मिली। मतलब उसको येलो राउंड वाले प्लांट्स तो देखने को मिले, बट उसको साथ साथ भाई येलो के साथ साथ रिंकल्ड प्लांट्स देखने को भी मिले। ठीक है, उसको ग्रीन राउंड प्लांट्स देखने को तो मिले ही मिले, बट उसको ग्रीन रिंकल्ड प्लांट्स देखने को भी मिले। ठीक है, एंड इसी को हम क्या करते हैं, इसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसी को हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं किससे, रेशियो से। अब बेटा अगर आप काउंट करोगे तो यू विल फाइंड कि यहाँ पे येलो राउंड काउंट करेंगे बेटा साथ में, आपको यहाँ पे कितने येलो राउंड देखने को मिल रहे हैं। दिस इज येलो राउंड, दिस इज येलो राउंड, दिस इज येलो राउंड, येलो राउंड, येलो राउंड, येलो राउंड, येलो राउंड, येलो राउंड, येलो राउंड। कितने हैं बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हैं, ये है 9। ठीक है, उसके बाद बेटा हम काउंट करते हैं किसको, उसके बाद यहाँ पे हम काउंट कर लेते हैं येलो रिंकल्ड को। येलो रिंकल्ड, येलो रिंकल्ड, येलो रिंकल्ड एंड येलो रिंकल्ड। कितने हैं बेटा येलो रिंकल्ड, 3। उसके बाद चलिए जी ग्रीन राउंड ढूंढते हैं, कितने हैं, ग्रीन राउंड, ग्रीन राउंड, ग्रीन राउंड, कितने हैं, 3। ग्रीन रिंकल्ड कितने हैं भाई, ग्रीन रिंकल्ड है सिर्फ 1, ग्रीन रिंकल्ड है सिर्फ 1, तो ये हो गया 1। यही होता है बेटा फिनोटाइपिक रेशियो इन डायहाइब्रिड क्रॉस। डायहाइब्रिड क्रॉस में आप कोई सा भी प्लांट, कैसा भी पेरेंट, कुछ भी ले लो, आखिरी में आपको यही कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। ये डायहाइब्रिड क्रॉस है। अब इन्हीं डायहाइब्रिड एंड मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे मेंडल ने क्या किया था, मेंडल ने अपने लॉज ऑफ इनहेरिटेंस दिए थे, जो कि पेपर में पूछे जाते हैं कि बताओ क्या लॉ है, कौन सा लॉ है। तो भाई उसने 3 लॉज दिए थे, एक है लॉ ऑफ डोमिनेंस, एक है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और एक है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ डोमिनेंस ये कहता है कि भाई जब दो अलील्स एक साथ प्रेजेंट होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, मतलब एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है, दोनों अलग अलग तरीके के अलील्स हैं, दोनों में अलग अलग तरीके की इंफॉर्मेशन है, तो इसमें से एक डोमिनेंट होता है और एक रिसेसिव होता है। और F1 जनरेशन में हमेशा जो डोमिनेंट होता है वो जीता और वो खुद को एक्सप्रेस करता है। मतलब एक का पलड़ा हमेशा भारी होता है दूसरे वाले पे, तो जो भारी वाला है, जो स्ट्रांग है वो डोमिनेंट है, और जो हल्के वाला है, जो हार जाता है वो रिसेसिव होता है। ये बात उसने कही थी अपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बाद, लॉ ऑफ डोमिनेंस जब दिया उस पे। उसके बाद उसने दिया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में उसने कहा कि जब किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर गैमीट फॉर्मेशन होता है, गैमीट्स बन रहे होते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, मियोसिस की प्रोसेस होती है। मियोसिस की प्रोसेस में क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर आधा हो जाता है। तो मान लेते हैं कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उस ऑर्गेनिज्म के अंदर जब गैमीट बन रहा होगा तो पेरेंट सेल के अंदर मान लेते हैं 46 क्रोमोसोम है, तो जब उसके क्रोमोसोम बनेंगे, तो जब उसका गैमीट बनेगा तो उस टाइम पे उसका क्रोमोसोम नंबर आधा हो जाएगा, 46 का आधा यानी कि 23 रह जाएगा। ठीक है, अब इस चक्कर में क्या होता है, क्रोमोसोम डिवाइड हो जाते हैं, आधे मिलेंगे ना, और हर क्रोमोसोम की तो 2 कॉपी है। अब वो ये कह रहा है कि भाई उन 2 कॉपीज में से सिर्फ एक ही चीज मिल सकती है उसको। भाई जब गैमीट बनेगा, अब एक सिंगल सेल है, सिंगल सेल के अंदर क्रोमोसोम की 2 कॉपीज है, एक क्रोमोसोम पे कैपिटल टी है और एक क्रोमोसोम पे स्मॉल टी है। पर जब गैमीट बनेगा तो भाई इसके पास दोनों नहीं जाएंगे, उसके पास एक सिंगल जाएगा, क्योंकि मियोसिस में आधा हो गया, तो या तो उसको कैपिटल टी मिलेगा या स्मॉल टी मिलेगा। ठीक है, वो यही बोलता है कि भाई दोनों एलील्स में से सिर्फ क्या होती है, एक ही कॉपी आगे जाती है। ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन कॉपीज ऑफ जीन्स और एलील्स आर डिवाइडेड और सेग्रीगेट होते हैं, सो दैट हर गैमीट को क्या मिलता है, सिर्फ एक ही मिलता है, एलील एक ही कॉपी मिलती है। ठीक है, चलिए उसके बाद डायहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे उसने एक लॉ दिया जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये बोलता है कि भाई तुम एक बारी में कितने भी कैरेक्टर्स को तुम स्टडी कर लो, बट दूसरे वाले कैरेक्टर, एक कैरेक्टर को दूसरे कैरेक्टर से फर्क नहीं पड़ता। मतलब कि भाई अगर येलो वाले सीड की जब हम बात करें, येलो वाले सीड की जब हम इनहेरिटेंस पढ़ रहे हैं, तो उसको फर्क नहीं पड़ता कि सीड की शेप रिंकल्ड होगी या राउंड होगी। हर तरीके के कैरेक्टर अपना इंडिविजुअली क्या होता है, आगे इनहेरिट होता है। कोई ये नहीं कहता कि भाई आजा मेरे साथ चल, तेरे को ही मैं, मतलब तेरे को ही प्रेफरेंस दूंगा। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी भी कैरेक्टर की इनहेरिटेंस को पढ़ते हैं तो कोई भी कैरेक्टर दूसरे की इनहेरिटेंस में दखलंदाजी नहीं करता, सब इंडिपेंडेंट है, सबका इनहेरिटेंस इंडिपेंडेंटली होता है। राइट, इसी के साथ हमारा लास्ट टॉपिक जो है सेक्स डिटर्मिनेशन का। सेक्स डिटर्मिनेशन के टॉपिक में बहुत ही सिंपल सी चीजों को यहाँ पे समझनी है। यहाँ पे हम ह्यूमन सेक्स डिटर्मिनेशन की बात कर रहे हैं। जब हम हमारी बात करते हैं तो भाई हमारी बॉडी के अंदर क्या है, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल्स हैं, हर सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है, और हर न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स हैं। टोटल 46 क्रोमोसोम्स हैं। अब ये 46 क्रोमोसोम्स जो होते हैं, ये पेयर्स में होते हैं। इसमें से जो बेटा हमारा आखिरी पेयर होता है, आखिरी पेयर जो होता है क्रोमोसोम नंबर 45 और 46 का, उस पेयर को हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। उस पेयर को हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, अगर ये पेयर XX क्रोमोसोम का है तो जो जेंडर होता है वो होता है फीमेल, एंड अगर ये XY है तो वो होता है मेल। राइट, तो बेटा हमारे अंदर जब हम बात करते हैं ये 46 क्रोमोसोम्स, ये 46 क्रोमोसोम्स में से आखिरी क्रोमोसोम का जो पेयर है वो सेक्स क्रोमोसोम है, और यही है वो सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा जेंडर क्या होगा, हमारा सेक्स क्या होगा। राइट, एंड अब यहाँ पे बात करते हैं तो ये कैसे डिसाइड होता है कि भाई रिप्रोडक्शन के टाइम पे जो बेबी बनेगा, उसका जो फीटस बनेगा, उसका जेंडर क्या होगा। देखो भाई जैसा कि हमने बात करी कि जब गैमीट बनते हैं तो क्या होता है, इन दोनों में से सिर्फ एक ही क्रोमोसोम मिलता है। किसको गैमीट्स को। यानी कि जब मेल बॉडी के अंदर क्या हो रहा होगा, जब मेल बॉडी के अंदर स्पर्म बन रहे होंगे, जब मेल बॉडी के अंदर स्पर्म फॉर्मेशन हो रहा होगा, तो उस टाइम पे बहुत सारे स्पर्म सेल्स ऐसे होंगे जिनको क्या मिल जाएगा, एक्स क्रोमोसोम मिल जाएगा, एंड बहुत सारे स्पर्म सेल्स ऐसे होंगे जिनको वाई क्रोमोसोम मिल जाएगा। ठीक है, सोचो जरा, मैं यहाँ बोल क्या रही हूँ, थोड़ा सा सोचो। मैंने कहा कि यहाँ पे बहुत सारे क्रोमोसोम्स ऐसे होंगे, बहुत सारे क्रोमोसोम्स ऐसे होंगे जिनको एक्स क्रोमोसोम मिल जाएगा, बट बहुत सारे क्रोमोसोम्स ऐसे भी होंगे जिनको वाई क्रोमोसोम मिलेगा, क्योंकि भाई आधे आधे हो जाते हैं, तो किसी को एक्स मिलता है, किसी को वाई मिलता है। ठीक है, बट जब हम फीमेल गैमीट की बात करते हैं तो देखो बेटा फीमेल गैमीट में चाहे ये मिले या मिले, गैमीट को सारे ओवम्स के पास हमेशा एक्स क्रोमोसोम ही होगा। यानी कि ओवम चाहे कितने भी हो भाई, हमेशा क्या होगा, हमेशा एक्स क्रोमोसोम ही मिलेगा। अब जब एक्स और एक्स बेटा एक दूसरे के साथ फ्यूज होंगे तो जाइगोट के अंदर क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, XX, और ये कॉम्बिनेशन कहता है कि जो जेंडर होगा वो क्या होगा, वो होगा फीमेल, यानी कि चाइल्ड यहाँ पे होगी गर्ल चाइल्ड। बट यहाँ पे एक्स एंड वाई का कॉम्बिनेशन होगा, तो यहाँ पे एक्स एंड वाई और XY कॉम्बिनेशन हमें ये बताता है कि जो जेंडर होगा वो होगा मेल, यानी कि चाइल्ड विल बी अ बॉय चाइल्ड। यही क्या है बेटा, यही है सेक्स डिटर्मिनेशन। पेपर में कैसे लिख कर आना है, पेपर में लिख कर आना है कि देखो भाई अगर हम स्पर्म की बात करें तो देयर आर 2 टाइप ऑफ स्पर्म्स। एक ऐसा स्पर्म होता है जिसमें क्या होता है, एक्स क्रोमोसोम, और एक ऐसा क्रोमोसोम होता है जिसमें होता है वाई क्रोमोसोम। और अगर एक्स क्रोमोसोम वाला स्पर्म सेल एग के साथ फर्टिलाइज कर जाए, फ्यूज कर जाए, तो XX कॉम्बिनेशन बनता है, और जो चाइल्ड होगा वो गर्ल चाइल्ड। और अगर वाई क्रोमोसोम, वाई वाला क्रोमोसोम क्या कर जाए, ओवम के साथ फ्यूज हो जाए, तो XY कॉम्बिनेशन बनेगा, और जो चाइल्ड का जेंडर होगा वो होगा मेल चाइल्ड। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेस सेशन। आई होप ये बहुत ही क्विक सेशन आपको कहीं ना कहीं हेल्प किया होगा टू रिकॉल एंड रिविजिट उन सब टॉपिक्स को। मैं दोबारा बोलना चाहती हूं बेटा, ये डिटेल्ड लेक्चर नहीं था, ये सिर्फ एक रिविजिट करने के लिए था कि भाई क्या क्या टॉपिक्स थे। हम इस चैप्टर को बेटा कुछ मिनटों में नहीं पढ़ सकते, नहीं कवर कर सकते। कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जहां पे हमको बहुत टाइम लगाना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, तो ये वो चैप्टर है जहां पे हम मिनटों में कांसेप्ट्स को नहीं सीख सकते।